हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखें हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चंस। जो फ्रेंड्स हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा। इसमें फ्रेंड्स हम लोग 30 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके अलावा फिर आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, बीपीएससी 4.0 हो, या फिर इनके अलावा फिर किसी भी पीसीएस की तैयारी करें, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स हमारा 30 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस का सेट होगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा आरबीआई की मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में अवस्थित है। साथ में फ्रेंड्स इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आरबीआई का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, आपका इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है, ध्यान रखिए। और जब इसकी स्थापना किया जाता है उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका उस समय जो मुख्यालय था यानी 1935 ईस्वी में जो इसका मुख्यालय था तो आपके कोलकाता शहर में स्थापित था। लेकिन फ्रेंड्स इनके 2 साल बाद यानी 1937 ईस्वी में यानी 1937 में जो इसका मुख्यालय जो है आपके मुंबई में इसका मुख्यालय बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आरबीआई का जो मुख्यालय जिस समय स्थापना हुआ था उस समय मुख्यालय इसका कोलकाता था। और अगर बात करें फ्रेंड्स इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कई बार पूछा जा चुका है। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया जाता है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके कई बार पूछे जा चुके हैं कि आरबीआई बैंक का मुख्यालय यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 21 वर्ष किया गया था, तो 1949 ईस्वी में किया गया था, जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आपके ये एग्जाम से रिलेटेड चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारत में जो है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को ही फ्रेंड्स आपके बैंकों का बैंक कहा जाता है। इनके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में एक क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिए, आपके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना जो होती है आपके 1 जुलाई 1955 ईस्वी में 1 जुलाई 1955 ईस्वी में जो है आपके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नीति आयोग से रिलेटेड। नीति आयोग यानी कि पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। इनसे रिलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चन याद रखिएगा। आपके नीति आयोग का जो स्थापना किया गया था आपके कब किया गया था? तो आपके 1 जनवरी 2015 ईस्वी में जो है नीति आयोग का गठन किया जाता है फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा चुके हैं। और नीति आयोग एक कैसी संस्था है फ्रेंड्स? तो नीति आयोग जो है आपके एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब कि इसका उल्लेख जो है आपके संविधान में नहीं है, यानी संवैधानिक संस्था है। यानी कि जो नीति आयोग संस्था है इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है, इसी वजह से इसको कहा जाता है नीति आयोग एक कैसी संस्था है? तो आपके गैर संवैधानिक संस्था है। और इनका गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका गठन किया जाता है। और साथ में फिर ये भी याद रखिएगा, आपके प्रथम जो सीईओ बने थे नीति आयोग का गठन जो हुआ था 2015 में, इसको प्रथम जो सीईओ बने थे आपके सिंधु श्री खुल्लर बने थे। आपके सिंधु श्री खुल्लर जी जो है आपके पहले सीईओ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फ्रेंड्स आपका ये जो 30 क्वेश्चंस का सेशन बनाया गया है फ्रेंड्स, आपके जो है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सेशन बनाएगा। और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में जो मुख्यमंत्री यानी प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है? तो करेक्ट आंसर कीजिए, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। साथ में फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति जो की जाती है किस आर्टिकल के तहत की जाती है? प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल में कितने आर्टिकल के अनुसार की जाती है? तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके 164 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है, यानी 164 के अनुसार, यानी इसी के तहत जो है आपके राष्ट्रपति यानी राज्यपाल जी के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और ये जो राज्यपाल का पद जो है फ्रेंड्स किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी ध्यान रखिए, आपके राज्यपाल का पद जो है आपके कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, कनाडा देश से राज्यपाल का पद लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? भारतीय संविधान में यानी जो आपके 3 सदनों का उल्लेख है, लोकसभा, राज्यसभा और संसद का जो उल्लेख है, इनमें से लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके लोकसभा का जो नेतृत्व करते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। इनके साथ में फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, आपके 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। जो आपके संसद में 3 सदनों का उल्लेख है, लोकसभा, राज्यसभा और संसद का उल्लेख है, तो उनमें जो संसद का है फ्रेंड्स आपके संसद का गठन जो होते हैं आपके अनुच्छेद कितना के तहत होते हैं? तो संसद का गठन आपके अनुच्छेद 79 के तहत होते हैं। और राज्यसभा का जो उल्लेख होता है यानी राज्यसभा की जो चर्चा है आपके उसका उल्लेख कितना है तो ये भी ध्यान रखिए, आपके राज्यसभा का चर्चा जो है आपके 80 में है। और लोकसभा का वर्णन जो है आपके
सभा का जो वर्णन है वो आपके अनुच्छेद कितना में है, तो आपके अनुच्छेद 81 में है। तो ये फ्रेंड्स आपके ये क्रम जो है ये जरूर ध्यान रखिएगा। लोकसभा का क्रम जो है आपके कितना में है, तो आपके 81 में है। राज्यसभा का वर्णन आपके 80 में है और संसद का जो गठन होता है आपके 79 के तहत होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स ये जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करा रहा हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड ही फैक्ट्स करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम पे 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो एक एक फ्रेंड्स नोट्स जरूर बनाते चलिएगा और जो जानते हैं तो अच्छी बात है। और फ्रेंड्स हमारा इन 30 क्वेश्चंस में से किन किन क्वेश्चंस का राइट आंसर जानते हैं उनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा छठा क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फ्रेंड्स आपके संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे। हालांकि फ्रेंड्स आपके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बनते हैं आपके अस्थायी अध्यक्ष। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा का अध्यक्ष चुने जाते हैं ये कब बनते हैं, तो आपके 11 दिसंबर आपके 1946 में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इससे 2 दिन पहले 9 दिसंबर को जो है आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, इसका कार्यकाल जरूर याद रखिएगा। कार्यकाल से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आपके प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। इसका कार्यकाल जो होते हैं आपके 1950 से लेकर के 1962 ईस्वी तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लोकसभा के सदस्य के द्वारा। लोकसभा के सदस्य के द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। इनके साथ में फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिए, ये जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे ये संविधान सभा में किसके अध्यक्ष थे? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं आपके कौन बनते हैं? तो आपके भीमराव अम्बेडकर साहब बनते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड एक सवाल कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं, यानी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। इनके जो समाधि स्थल है, यानी मृत्यु के बाद जो समाधि स्थल बनाए जाते हैं, इनके समाधि स्थल का नाम क्या था? तो इनके यानी क्या है? ये चैत्रा भूमि है। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आपके चैत्रा भूमि है। ध्यान रखिएगा, चैत्रा भूमि जो है आपके भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है समाधि स्थल है। और ये चैत्रा भूमि कहाँ स्थित है? तो आपके मुंबई में अवस्थित है। मुंबई में आपके चैत्रा भूमि अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो बने थे फ्रेंड्स आपके राइट आंसर कीजिएगा, आपसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनते हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इसकी स्थापना की जाती है। और जब इस समय इसका स्थापना किया जाता है, इस समय इसका जो मुख्यालय था फ्रेंड्स आपके यानी कहाँ पे स्थापना की गई थी? तो आपके बम्बई में इसकी स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा, बम्बई में इसकी स्थापना की जाती है। और जब इसके दूसरी अध्यक्षता यानी अगले साल जो अध्यक्ष बनते हैं आपके 1886 में, तो 1886 में आपके दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस समय अध्यक्षता कहाँ पर होते हैं इसका आयोजन? तो आपके कोलकाता में इसका आयोजन होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके किस शहर में इसका आयोजन होता है? तो आपके कोलकाता में इसका आयोजन होता है। तो ये चारों पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है और इसकी स्थापना जो की जाती है फ्रेंड्स किसके द्वारा की जाती है? तो आपके ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखिएगा फ्रेंड्स। हालांकि इसकी स्थापना अलग व्यक्ति के द्वारा की जाता है, लेकिन अध्यक्षता जो है अलग व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्षता करते हैं आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी और इसकी स्थापना करते हैं आपके ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के जो सदन होते हैं फ्रेंड्स आपके लोकसभा और राज्यसभा, इसको जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं, ये किसके द्वारा बुलाए जा सकते हैं? इसका अधिकार किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। और ये राष्ट्रपति का अधिकार फ्रेंड्स आपके संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं आपके किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके आर्टिकल 108 के तहत जो है आपके संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 108 के तहत जो है आपके भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। और इसकी अध्यक्षता जो की जाती है फ्रेंड्स आपके किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। संसद में जो दोनों सदन तो हालांकि बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता जो करते हैं आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सैडलर आयोग। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। आरपीएफ एग्जाम जो हुए थे आपके हाल ही में, इसमें फ्रेंड्स आपके कई बार
पूछे जा चुके हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो आपके शिक्षा से संबंधित है। फ्रेंड्स, आप हमारे इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं, आप हमें इनका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इनके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर सैडलर आयोग की बात करें तो सैडलर आयोग का जो गठन हुआ था, सैडलर आयोग का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा, आपको 1917 ईस्वी में जो है इसका स्थापना की जाता है और इसकी अध्यक्षता जो की जाती है माइकल सैडलर के द्वारा की जाती है। माइकल सैडलर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसी वजह से इसका नाम जो रखा जाता है आपके सैडलर आयोग, इसका नामकरण कर दिया जाता है। और ये जो फ्रेंड्स इसका अन्य नाम की अगर बात करें, सैडलर आयोग का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम ध्यान रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है इसका नाम। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है फ्रेंड्स आपके इसका अन्य नाम हो जाएंगे। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है और इन्हीं के आधार पर इसका नामकरण किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, और जो इसका स्थापना किया गया था 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य की रचना की जाती है। इनका अन्य नाम ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं, कर्मयोग शास्त्र। इनका अन्य नाम जो है कर्मयोग शास्त्र जो है आपके किसका अन्य नाम है? तो गीता रहस्य का अन्य नाम हो जाएंगे। कर्मयोग शास्त्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके गीता रहस्य को जाना जाता है। और ये किस भाषा में लिखी गई है फ्रेंड्स? तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके ये गीता रहस्य जो लिखी गई है आपके मराठी भाषा में लिखी गई है। साथ में फ्रेंड्स इनके लेखक हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। ये तीनों क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी पर्सनल क्वालिटी कंटेंट और ये सेशन आपको अगर हेल्पफुल हो रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पिंगली वेंकैया नायडू जी के द्वारा। पिंगली वेंकैया जी के द्वारा जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया जाता है। एनी बेसेंट आए हैं फ्रेंड्स ऑप्शंस में, तो ऑप्शन से रिलेट करके थोड़ा जानकारी बता दूं। आपके एनी बेसेंट जो है ये भारतीय जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी पहली अध्यक्षता जो करते हैं आपके पहली महिला बनते हैं आपके 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। और सरोजिनी नायडू की अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है। भारतीय महिला में आपके सरोजिनी नायडू होते हैं, और ओनली अगर महिला की अगर बात करें तो आपके एनी बेसेंट होते हैं। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता कब करते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, आपके 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला तो आपके सरोजिनी नायडू जी हैं। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो आपके पिंगली वेंकैया नायडू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसके करेक्ट आंसर कीजिए, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। इनके साथ ही फ्रेंड्स अगर दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इसने जो फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की जो स्थापना की जाती है आपके दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर होता है आपके दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की होती है। और ये कब की होती है? तो आपके 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना की जाती है। साथ में फ्रेंड्स आपके एक क्वेश्चन और इससे ध्यान रखिएगा, आपके दयानंद सरस्वती जो है फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन कहा जाता है। भारत का मार्टिन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत का मार्टिन कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर जो है आपके किसे कहा जाता है? तो आपके दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो आपके दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो आपके जय हिंद का नारा दिया था। इनके अलावा फ्रेंड्स और भी कई सारे नारा दिए जाते हैं, जिनमें से आपके नारा दिए जाते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नारा आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया जाता है। और अगर बात करें फ्रेंड्स आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा नारा प्रसिद्ध नारा दिया जाता है? तो आराम हराम है। आराम हराम है का नारा आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आराम हराम है का नारा किसके द्वारा दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक नारा जो है हे राम का नारा जो है आपके किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपके गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया जाता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनवाया था? आंसर कीजिएगा इसके, भारतीय संविधान का जो किसने बनवाया था? इसके आंसर कीजिएगा, भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। संविधान सभा का गठन किया गया, उसके बाद जो है आपके संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो यानी पहली बैठक जो की जाती है फ्रेंड्स आपके 9 दिसंबर को जो है आपके
पहली बैठक का आयोजन होता है और कब होते हैं तो आपके 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में जो है आपके संविधान सभा की पहली बैठक होती है और जिसमें फ्रेंड्स इसी दिन जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष जो चुने जाते हैं, आपके किसको चुने जाते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है फ्रेंड्स आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और जस्ट इसके अगले 2 दिन बाद सभी राष्ट्रपति को जो है यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है आपके स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुने जाते हैं और स्थायी अध्यक्ष आपके 11 दिसंबर को जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है, यानी भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है ये किस देश से ली गई है। इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके संसदीय प्रणाली जो ली गई है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से जो है भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ले ली गई है। साथ में फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, आपके यूएसए देश से क्या लिया गया है तो आपके मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स आपके भारतीय संविधान में है, ये किस देश के प्रावधान से लिए गए तो आपके मौलिक अधिकार जो लिए गए आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी से कौन सा उपबंध लिए गए तो फ्रेंड्स आपात उपबंध जो है आपके किस देश से लिए गए हैं तो आपके जर्मनी देश से लिए गए हैं। तो आपात उपबंध जो है आपके किस देश द्वारा लिए गए हैं तो आपके जर्मनी के द्वारा लिए गए हैं। और आयरलैंड की अगर बात करें फ्रेंड्स, आयरलैंड से भारतीय संविधान में क्या लिए गए तो आपके प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना जो है जो संविधान के मुख्य पृष्ठ में पहले शुरुआत होती है प्रस्तावना, ये किस देश से ली गई है प्रस्तावना की भाषा, तो ये जो है आपके किस देश से लिए गए तो आपके आयरलैंड देश से लिया गया था। ये तीनों पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जो आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय जी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके इसने जो आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी ये कब की थी तो आपके ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी आपके 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, ये याद रखिएगा। साथ में फ्रेंड्स आपके राजा राममोहन राय जी को जो है आपके ये राजा की उपाधि जो है किसके द्वारा की जाती है तो आपके अकबर द्वितीय के द्वारा जो है ये उपाधि दी जाती है। फ्रेंड्स 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके अक्सर तो सभी जानते हैं कि राजा राममोहन राय जी को राजा राममोहन राय कहा जाता है, लेकिन ये राजा की उपाधि जो है आपके किसके द्वारा दी जाती है तो आपके अकबर द्वितीय के द्वारा ये दी जाती है। साथ में फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, आपके राजा राममोहन राय जी के द्वारा एक सभा की स्थापना की जाती है, वो है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना जो है आपके राजा राममोहन राय जी के द्वारा की जाती है, तो इसकी स्थापना जो की जाती है आपके 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे, इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जी के द्वारा जो आपके गुलामगिरी पुस्तक की रचना की जाती है। वहीं अगर अंबेडकर की अगर बात करें फ्रेंड्स, जो आपके भारत के संविधान के निर्माता कहे जाते हैं अंबेडकर, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है आपके जाति का विनाश। ये पुस्तक जो है आपके किसके द्वारा लिखी जाती है तो आपके भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखी जाती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ग्रुप में जरूर याद रखिएगा। और इनके अलावा एक और पुस्तक है आपके रुपए की समस्या जो है आपके किसके द्वारा लिखी जाती है तो आपके अंबेडकर साहब जी के द्वारा लिखी जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और एक गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो आपके हिंद स्वराज पुस्तक जो है फ्रेंड्स आपके किसके द्वारा लिखी जाती है तो आपके गांधी जी के द्वारा लिखी जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये तीनों बुक्स जो है फ्रेंड्स आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो फ्रेंड्स सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सूरत में जो है भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, स्टैटिक जीके के रूप में इसी तरह के एग्जाम पे जो है आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बिहार पुलिस के एग्जाम पे। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार कौन विजेता बने थे तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी बने थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ये पुरस्कार प्राप्त है। और ये कब प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स, तो आपके ये भी याद रखिएगा, आपके 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी को यह पुरस्कार दिया गया था। साथ में फ्रेंड्स ये किसके लिए दिया गया था तो साहित्य के क्षेत्र में आपके गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था, ये याद रखिएगा। गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भारतीय का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी प्रथम भारतीय बने थे। साथ में फ्रेंड्स आपके सीवी रमन की अगर बात करें तो सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। और ये कब प्राप्त होते हैं तो आपके 1983 में, यानी 1988 ईस्वी में जो है आपके भौतिक के क्षेत्र में सीवी रमन को ये पुरस्कार प्राप्त होते हैं। और एच खुराना यानी कि फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर सी जो है आपके एच खुराना, इसको नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त होते हैं? तो इसको जो प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स आपके चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। तो इसको याद रखिएगा आपके 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में जो है हरगोविंद खुराना जी को जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त होते हैं। और अगर अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो इसको जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त होते हैं तो आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त होते हैं। और कब प्राप्त होते हैं? तो 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये जो चारों पॉइंट्स मैंने कराया फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? ऐसी कौन सी घटना है जो आपके महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो आपके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है फ्रेंड्स आपके महाराष्ट्र में घटित हुई थी। हालांकि ये विद्रोह का क्षेत्र अन्य थोड़ा सा प्रभावित है, अन्य राज्य में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था, जो लेकिन मुख्य रूप से जो प्रभावित था आपके भील विद्रोह महाराष्ट्र में प्रभावित था। इनके अलावा फ्रेंड्स अगर कोल विद्रोह की अगर बात करें तो कोल विद्रोह जो है आपके किस राज्य में होते हैं? तो आपके झारखंड राज्य में होते हैं। कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह, ये दो विद्रोह ऐसे जो आपके झारखंड राज्य में प्रभावित होते हैं। और ये झारखंड में कब होते हैं फ्रेंड्स कोल विद्रोह? तो कोल विद्रोह जरूर याद रखिएगा। कोल विद्रोह जो है आपके कोल विद्रोह आपके 1931 ईस्वी से आपके 1931 ईस्वी से 1933 ईस्वी के बीच, 1931 से 33 ईस्वी के बीच कोल विद्रोह होते हैं झारखंड में। और संथाल विद्रोह जो होते हैं आपके कब से कब तक होते हैं? तो आपके 1855 से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच जो होते हैं आपके संथाल विद्रोह होते हैं आपके झारखंड में। और भील विद्रोह की अगर बात करें तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में कब होते हैं? तो भील विद्रोह जो है आपके 1818 ईस्वी में भील विद्रोह होते हैं। और रंपा विद्रोह, जो रंपा विद्रोह होते हैं फ्रेंड्स आपके किस राज्य में होते हैं? तो रंपा विद्रोह जो है आपके दक्षिण भारत के एक राज्य आंध्र प्रदेश में जो है आपके ये होते हैं। रंपा विद्रोह जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हम्पी खुला संग्रहालय किस राज्य में अवस्थित है? हम्पी खुला संग्रहालय ये किस राज्य में अवस्थित है? जिसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और इनके साथ में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप हमें कौन बुक्स पर जरूर बताइएगा। आप सभी के बीच एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके जो वर्तमान समय में नोट प्रचलित है इसमें आपके कितने रुपए के नोट पे जो है आपके ये हम्पी का जो प्रसिद्ध लोगो है, यानी हम्पी का जो चित्र है, ये आपके कितने रुपए के नोट पे है जो है इसका चित्र बना हुआ। इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आप नोट को देखकर बोलिए, या फिर आपको अगर जानकारी है तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए कि हम्पी का जो चित्र है ये कितने रुपए के नोट पे चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है आपके जो है खलीफा अपने आप को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, गांधी जी किसे काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? जिसके आंसर कीजिएगा आपके रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को जो है आपके गांधी जी ने इसे क्या बोला था? तो आपके काला कानून कहा था। और ये कब आते हैं काला कानून? तो फरवरी 1919 ईस्वी में, फरवरी 1919 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स आपके ये काला कानून भारत में आते हैं। तो ध्यान रखिए, ये काला कानून जो है आपके फरवरी 1919 ईस्वी में आते हैं। और इन्हीं का विरोध करते हुए जो आपके जलियांवाला बाग की हत्याकांड होती है, यानी घटना होती है। जलियांवाला जो आपके हत्याकांड होते हैं फ्रेंड्स इसी के विरोध करने के चलते होते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होते हैं? तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार पूछे जा चुके हैं। जो आपके 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हैं। और इनका जो काला कानून किसने कहा था? तो आपके गांधी जी के द्वारा कहा जाता है। साथ में फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, आपके जो हंटर आयोग का संबंध है आपके किससे संबंधित है? तो आपके शिक्षा से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है, यानी किसके द्वारा इसकी रचना की जाती है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी के द्वारा तुगलकनामा की रचना की जाती है। तुगलकनामा से रिलेटेड यानी अमीर खुसरो से रिलेटेड दो क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। इसे जो अमीर खुसरो जो है इसे भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को जो है आपके भारत का तोता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत का तोता के नाम से किससे जाना जाता है? तो आपके अमीर खुसरो को जाना जाता है। और भारत में जो कव्वाली के जनक जो है आपके किसे माना जाते हैं? तो आपके अमीर खुसरो को कहे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कव्वाली के जनक जो है आपके किससे जाने जाते हैं? तो आपके अमीर खुसरो को जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो जो काफ़ी प्रसिद्ध स्थल रह चुके हैं हड़प्पा सभ्यता में से एक, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेट करके। तो याद रखिए, मोहनजोदड़ो जो है किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपके सिंध प्रांत में अवस्थित है। सिंध में जो है आपके अवस्थित है। हालांकि ये जो प्रांत है यानी सिंध का एरिया जो है आपके वर्तमान समय में आपके पाकिस्तान राज्य में अवस्थित है, लेकिन अभी जो है काफ़ी प्रसिद्ध स्थल के रूप में है। तो याद रखिएगा, आपके मोहनजोदड़ो जो है आपके सिंध प्रांत में अवस्थित है, या तो फिर आप कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है आपके वर्तमान समय में आपके पाकिस्तान में अवस्थित है। इनकी खुदाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स इतिहास से, कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 21 वर्ष की जाती है? तो आपके 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई की जाती है। और किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? तो राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा जो है इसकी खुदाई की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे 100% एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन से फ्रेंड्स। आपके जो है
मैंने बताया था ना आपको 30 क्वेश्चंस का जो ये सेशन कराए जाएंगे, आपके सारे टॉपिक को कवर किया जाएंगे। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो याद रखिएगा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपके मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी को जो है भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं। मोहम्मद गौरी से रिलेटेड और भी सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में जो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण होता है, मोहम्मद गौरी जो भारत पे प्रथम आक्रमण करते हैं, तो ये कब आक्रमण करते हैं फ्रेंड्स, तो 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी जी के द्वारा प्रथम बार आक्रमण किया जाता है। इनके 3 युद्ध याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिनमें से आपके 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में और 1194 ईस्वी में, ये 3 ऐसे युद्ध है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं, जिनमें से आपके तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है आपके मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े जाते हैं। और जो आपके क्वेश्चंस आपके इस तरह से पूछे जाते हैं कि तराइन का युद्ध किन के बीच लड़ा जाता है या फिर आपके किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होते हैं और 1192 ईस्वी में जो है आपके तराइन का द्वितीय युद्ध होते हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होते हैं। याद रखिएगा, तराइन का युद्ध जो होते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होते हैं। और 1194 ईस्वी का जो आपके चंदावर का युद्ध है, चंदावर का युद्ध जो है ये किन के बीच होते हैं, तो आपके पृथ्वीराज चौहान तो वो तो हो गए, इस बार जो होंगे आपके जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1194 ईस्वी में जो चंदावर का युद्ध होते हैं आपके जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होते हैं। और एक साल यानी एक वर्ष एक और याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके 1206 ईस्वी में जो है आपके मोहम्मद गौरी जी की मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक जो माने जाते हैं काफ़ी प्रसिद्ध और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फ्रेंड्स इनकी मृत्यु आपको याद रखना है। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के जो मृत्यु होते हैं आपके 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चारों पॉइंट्स जो मैंने बताया फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध जो है आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होते हैं, और 1194 ईस्वी में जो आपके चंदावर के युद्ध होते हैं आपके जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपके विश्वामित्र जी के द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना की जाती है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है आपके किस वेद में है, तो आपके ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ऋग्वेद में जो है आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 30 क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। ये खजुराहो का जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके सिंधिया राजवंश के द्वारा जो है आपके खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। इनके साथ में फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, आपके खजुराहो का जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है, तो आपके एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है आपके खजुराहो का मंदिर अवस्थित है। और इसके साथ ही में ये भी याद रखिएगा, आपके विश्व धरोहर के रूप में जो है आपके ये किस वर्ष घोषित किए जाते हैं, तो आपके ये भी याद रखिएगा, विश्व धरोहर के रूप में कब घोषित किए जाते हैं, तो आपके 1986 में विश्व धरोहर के रूप में जो ये इसे घोषित किया जाता है, ये कब किया जाता है, तो फ्रेंड्स आपके याद रखिएगा 1986 में इसके घोषित किया जाता है। और ये जो मंदिर है फ्रेंड्स, यानी कि मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा, आपके हिंदू और जैन धर्म से ये संबंधित है। आपके प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है यानी कि खजुराहो मंदिर जो है ये किस धर्म के लोगों से संबंधित है, तो आपके हिंदू धर्म से और जैन धर्म से संबंधित है। और इसका जो निर्माण काल की बात करें, इसका निर्माण काल याद रखिएगा, आपके 950 से लेकर के 1050 ईस्वी तक इसका निर्माण काल माना जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके 950 से लेकर के 1050 ईस्वी तक इसका निर्माण काल माना जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।